नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजे आने के बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 बजे लगभग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, आधे घंटे चली, लेकिन आधे घंटे में उन्होंने बहुत तीखी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरा राजभवन जाने का कोई भी संभावना नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री ने चुनाव हारा, वो ये कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और उसका कारण वो क्या देती हैं? उसका कारण वो ये कहती हैं कि क्योंकि चुनाव में नहीं हारी हूं, मुझे चुनाव हरवाया गया है। फिर उसके बाद वो कह रही थी कि उन्होंने 10 मेंबर्स की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, क्योंकि कल से लेकर और अभी तक लगातार तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, वहां पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। और कई कई जगह पर, कई कई गांवों में ऐसे विजुअल्स आए हैं जहां पर ममता बनर्जी का एक कैरिकेचर बनाकर और उनको गांव में टहलाया जा रहा है। और उसमें जो भगवा वस्त्र पहने हुए लोग हैं, कुछ उस तरीके की सीन्स भी दिखे गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करेंगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे राहुल गांधी ने फोन किया, अखिलेश यादव ने फोन किया, सोनिया गांधी ने कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी हूं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, तो क्या, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे धक्का मार के सेंटर से निकाला गया था, तो क्या अब उनको धक्का मार के सीएम की कुर्सी से भी निकाला जाएगा? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि 9 तारीख को, 9 मई को, जिस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन बीजेपी स्वेरिंग इन करना चाह रही है, यानी कि शपथ ग्रहण बीजेपी उस दिन करेगी। तो अगर ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करती, इस्तीफा नहीं देती, तो फिर ऐसे में क्या हो सकता है? क्या ये एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है? आज इस पर हम बातचीत करेंगे कि ममता बनर्जी के आगे की पॉलिटिक्स, और जो ममता बनर्जी का ये दावा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन नहीं जाऊंगी, इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा है। मनीष जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन जाने की कोई संभावना नहीं है, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये स्टैंड बतलाता है कि ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है। ये जो ये जो लोकतंत्र की लड़ाई है, उसमें वो पहले भी बहुत अगुवा रोल में थी और बीजेपी का तुर्की बा तुर्की जवाब दे रही थी। इस अगर कोई और राजनेता रहता, आमतौर पे इसको एक निराशा में चला जाता। वो अभी लड़ने वाले मूड में। ये सिर्फ बेसिकली बंगाल पे एक फासिस्ट अटैक है। ये आप कह लीजिए कि बंगाल में पहला प्रयोग हुआ है। फासिस्ट जो सत्ता की बात हम लोग करते हैं, संसद के रहते हुए, अदालत के रहते हुए, तमाम संस्थाओं के रहते हुए, उसके बावजूद जो है उनकी उनको अप्रासंगिक बना देना, उनका इस्तेमाल करके किसी किसी चुनाव को लूट लेना। बंगाल चुनाव को असल में लूटा गया है। 169 ऐसे सीटें आई हैं जहां पे 25,000, हर विधानसभा में 25,000 मतदाता काटे गए हैं। और वहां पे जो 35-40 सीट था बीजेपी को, इन 170 सीटों में, उसमें 100 के ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 सीट है, वो ज्ञानेश कुमार की तरफ से एक तरह से प्रसाद है बीजेपी को। 100 सीट उसका है। और 100 सीट बिल्कुल जो है चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्रीय बलों ने और केंद्रीय आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने एक तरह से बंगाल को कब्जा करके 100 फीट गिफ्ट में दिया है बीजेपी। ये बात, अब अगर ये एक कह लीजिए आपद काल है। मैंने कह लीजिए कि एक भयानक संवैधानिक संकट है ये। अगर इस सवाल पे केवल ममता से तमाम भिन्नता हो सकती है। इस सवाल पे विपक्ष को ममता को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस सवाल पे विपक्ष लड़ गया कि इसका एक मुकम्मल जांच होनी चाहिए, उससे पहले कोई शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। इस पूरे विपक्ष अगर इसमें उतर जाए इस बात को, क्योंकि ये देखिए खतरा है। ये बंगाल मॉडल है, ये नया एक बंगाल मॉडल खड़ा हुआ है जहां राजनीति की जरूरत कम है, नैरेटिव की जरूरत कम है। मशीन के बल पे भी चीजों को हल किया जा सकता है आने वाले समय में। और चूंकि ये बात सबको पता है, पूरे विपक्ष को पता है कि आमतौर पे केंद्रीय केंद्रीय सरकार का, मोदी सरकार का जो 2-3 नैरेटिव है, वो सब तो चल नहीं रहा है। लोकल लेवल पे आपके पास नैरेटिव है नहीं। तो आप क्या करेंगे? या तो सत्ता छोड़ेंगे, या सत्ता या सत्ता संस्थानों को कंट्रोल करेंगे।
सेना को, पुलिस को, नौकरशाही को, नहीं, लेकिन चुनाव अगर आयोग को, अगर जुडिशरी को। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की उम्मीद लगती है? कितना बड़ा संवैधानिक संकट होगा? और फिर क्या उनको जबरदस्ती हटाया जाएगा? पहली बात तो वो सीएम रेजिडेंस में रहती नहीं है। मेरी जो कलकत्ता में लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सीएम रेजिडेंस में नहीं रहती, लेकिन वो जहां भी रहती हैं अब वो फाइल साइन करती हैं बतौर मुख्यमंत्री। उनकी बहुत सारी चीजें उनके सीएम आधिकारिक ऑफिस में होंगी। उनको कैसे हटाया जाएगा अगर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है? तो कायदे से तो होता है ना कि ये इस्तीफा ये देते ये हैं, ये राजभवन ये जाता है ये मुख्यमंत्री। हाँ। इस पे डिपेंड करता है कि वहां कलकत्ता, बंगाल की जनता कितना इसको गंभीरता से ले रही है। ये जो एक बंगाल को एक तरह से बंगाल के खिलाफ एक तरह से युद्ध जैसा छेड़ा है मोदी सरकार ने अपने संस्थाओं के कंट्रोल के जरिए। इस युद्ध के खिलाफ जनता क्या ममता के साथ उतर रही है? ममता को सड़क पर उतर जाना चाहिए इस पूरे सवाल पे। वो बात कहाँ रहती है नहीं रहती वो सवाल नहीं, उतर जाना चाहिए। और पूरे देश में ये बड़ा मौका है, विपक्ष के लिए भी बड़ा मौका इस समय। इस समय अगर जो है, जो राहुल गांधी ने इशारा किया है, ये छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ना है। ये भारत भारत को कंट्रोल करने का, भारत को संकट में डालने, क्या वो बयान तक सीमित रहेगा? क्या वो कार्रवाई में उतरेंगे? क्या वो ममता से अपने अंतर विरोधों को उससे बाहर निकलेंगे? ये सवाल है यहाँ। क्या अखिलेश यादव जो इतना ज्यादा मदद कर रहे थे, अगली बार उन्हीं का नंबर है, उत्तर प्रदेश का नंबर है उसके बाद। तो क्या अखिलेश यादव इस रोल में आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जिनको मशीनरी का इस्तेमाल करके संकट में डाला गया, क्या उस समय वो नहीं लड़ पाए? ममता ने फिर एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। वो जिनको भी हटाया गया मशीनरी के बल पे, वो उसका उस लेवल में प्रतिवाद नहीं कर पाए। ममता ने फिर एक नई बात जोड़ दी कि ये जनता के मत को लूटा गया है, पॉलिटिकल लिंचिंग हुई है बंगाल में, नागरिकों की एक तरह से उनके वोट अधिकार की लिंचिंग हुई। और इसमें सत्ता के सारे संस्थानों को आरएसएस बीजेपी ने पार्टी संगठन में बदल करके उनका गहरा इस्तेमाल किया है। यानी आने वाले समय में ममता नहीं संकट में है, भारत का लोकतंत्र संकट में है, भारत का संविधान संकट में, भारत की संवैधानिक जो पोजीशन है अब तक का 70 सालों का, वो संकट में। तो अब ये केवल ममता का सवाल नहीं रह गया, ये केवल बंगाल का अब सवाल नहीं रह गया, ये मुल्क का सवाल बन गया। और एक ऐसे समय में मोदी सरकार अटैक कर रही है जब उसकी लोकप्रियता 400 पार से 240 की तरफ बढ़ गई। लेकिन अब उसको जब आप कहते हैं कि ममता को सड़क पर उतर जाना चाहिए, तो अब 9 तारीख को पता है कि बीजेपी शपथ ग्रहण करेगी। तो जब एक तरफ उनका शपथ ग्रहण चलेगा तो किस तरह से विरोध कर सकती है ममता? क्या ममता ममता उस दिन सड़क पर उतरे? क्या वो अपना शपथ ग्रहण करे कि देखिए मैं तो जीत गई? ये भी तो हो सकता है, एक पैरेलल शपथ ग्रहण वो कर डाले और जिसमें कि ऑपोजिशन के सारे लोग हों। मतलब ये अगर ये अद्भुत होगा। अगर अगर ये अगर ममता बनर्जी कर गई तो ये अद्भुत होगा। ये अगर कोई इस तरह की एकता बनी, एक पैरेलल बंगाल में एक बड़ा इस तरह का आयोजन हो, एक मैसिव रैली हो इस सवाल पे, और समूचा विपक्ष उसमें आवे, और ममता बनर्जी एक कह लीजिए कि उस तरह के वहां शपथ ग्रहण करे। अगर जरूरी नहीं है, जैसे कई बार हम लोग जब जन सुनवाई करते हैं, जो जन सुनवाई होती है उसमें कुछ जज बैठाए जाते हैं, रिटायर्ड जज बैठाए जाते हैं, और वो जो है उस पर फैसला देते हैं जन सुनवाई सुनने के बाद, लोगों के दुख और संकट को सुनने के बाद। ये पैरेलल डेमोक्रेसी में ये स्पेस है। क्या इस स्पेस पे ममता अकेले रहेंगी या समूचा विपक्ष रहेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि ये केवल बंगाल का सवाल नहीं है। बंगाल में एक अद्भुत किस्म का प्रयोग किया गया है। उस प्रयोग को बहुत नंगी आंखों से, मोटी आंखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये मॉडल अगर इसके ऊपर चुप्पी साधी बीजेपी ने, विपक्ष ने, तो इसका मतलब ये मॉडल पंजाब पे, उत्तर प्रदेश पे आने वाले समय में ये मॉडल स्थापित किया जाएगा। तो क्या ये बंगाल और उसके बाद पूरे देश में चुनाव सुधार को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव में बड़े परिवर्तन को लेकर के, भारत में लोकतंत्र को बचाने को लेकर के, कि क्या एक मैसिक अभियान में नेशन वाइड उतरने जा रही है विपक्ष? केवल बंगाल तक सीमित नहीं रह रही है। ममता ने एक रास्ता दे दिया है, ममता पीछे नहीं हटी। ममता अभी इस सवाल को उठा रही हैं कि ये जो है, क्योंकि यहाँ ईवीएम का सवाल नहीं है नीलू जी। ईवीएम का सवाल पे आप हमको चाहे तो निरुत्तर कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक हमारे पास हल नहीं है। आप बोल सकते हैं 1 मिनट के लिए कि ईवीएम की गड़बड़ी को आप साबित करिए, जो चुनाव आयोग चैलेंज कर रहा था। ये एसआईआर है, मैंने ईवीएम तक पहुंचने से पहले ही 90 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये तो साफ साफ दिखने वाला है ना।
और उसमें 35-34 लाख लोगों ने शिकायत की, और उनको सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ट्रिब्यूनल उनको सुनेगा, और ट्रिब्यूनल ने उनको नहीं सुना। तो ये ऐसा फ्रॉड है जो एक तरह से ओपन सीक्रेट है, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो समझाया जा सकता है देश की जनता को। ईवीएम के सवाल को शायद हो सकता है कि ये इस पे तमाम तरह की बहसें चलती रही, लेकिन ईवीएम से आगे बढ़ गई है ये सत्ता। ईवीएम के बल पे भी शायद उसके सामने भरोसा उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह की घेरबंदी ईवीएम पे हो रही थी। तो अब उसने एसआईआर का एक रास्ता लिया, एसआईआर एक तरह से एनआरसी का रास्ता लिया। देश में विपक्ष को भी एक तरह से नेस्तनाबूद करना है, और खास तरह के समुदायों को भी टारगेट करना है। ये एसआईआर का सेंटर पॉइंट, विपक्ष विहीन भारत बनाना है, विपक्ष विहीन भारत निर्मित करना है। वो अपने राजनीतिक बल पे करने की स्थिति में भाजपा नहीं, अपने पॉलिटिकल विल के स्तर पर करने की स्थिति में नहीं, वो अपने नेरेटिव के स्तर पे, अपनी पॉलिटिक्स के स्तर पे करने की बात नहीं है। वो चूक गई। वो 2024 में एक सीमा रेखा खींच दी है कि बीजेपी को, अगर मोदी को इस देश में अब शासन करना है तो राजनीति के बल पे अब नहीं रह सकते हैं। उन्हें घनघोर तरीके से पूरे चुनाव मशीनरी को, सत्ता के जितने तंत्र हैं उन सबका एक घनघोर उपयोग करना होगा, नंगे तरीके से करना होगा। ये मैसेज तो, ये तो बहुत मोटी बात है ना। बिहार में भी ये थोड़ा दिखा नहीं, एसआईआर भी नहीं दिखा बिहार में। बिहार में मान लीजिए शिकायत नहीं गई उस तरह से, उतनी छटनी के बाद भी शिकायत नहीं गई। यूपी से भी उतने बड़े बड़े पैमाने पर शिकायत नहीं गई। बंगाल में तो ये मोटी बात है कि 34 लाख लोगों ने तो विधिवत एक आरोप लगाया, कहा कि हमारा अपने अपने लेकिन दस्तावेज अब जमा किए थे। जो अब ममता की पॉलिटिक्स है मनीष जी, वो क्या होगी? क्या आपको लग रहा है कि ममता मजबूर कर देंगी कि बीजेपी की सरकार वहां ना बने, बल्कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे? और हो सकता है कि वो अपने नए तरीके की एक पॉलिटिक्स करें। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी आप देखते जाइएगा कि हम क्या क्या करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रणनीति हमने बनाई है, लेकिन हम सब पब्लिकली साझा नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने बोला। अब उनकी फोन पर राहुल गांधी से क्या बात हुई है, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी से क्या बात हुई है, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ वो प्लान जरूर कर रही हैं। तो अब 9 तारीख को अगर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज उन्होंने पब्लिकली इस बात को कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो इसके अब क्या मायने हैं? क्या हम बंगाल में एक दूसरा नया राजनीतिक घमासान देखेंगे? अब बिल्कुल उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया इसके जरिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया है, लेकिन अघोषित तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर दिया नहीं, उन्होंने कहा कि कि आप इससे। ये चुनाव का मुख्य विलन ज्ञानेश कुमार है, उन्होंने बोला इस बात। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इसमें तो केंद्रीय बल को भी शामिल कर लिया गया, इसमें तो केंद्रीय अधिकारियों को भी, आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया। इसमें पूरे बंगाल में 100 सीटें लूटी गई हैं एकदम। ये बात अगर उस आंकड़ों से देखें जो वोट कटे हैं, ये दिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज कर दिया है। उसके पूरे कंट्रोल, मोदी ने उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। सूर्यकांत कुमार के ऊपर भी गहरा तमाचा है, ये बेसिकली उनके ऊपर भी एक गहरा तमाचा है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ये ट्रिब्यूनल में सुना जाना चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि नहीं सुना जा रहा है तो अगली बार करिएगा। मतलब वो खुद सुप्रीम कोर्ट से सहमत था कि 27 लोगों को वोट रोक देने से लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। ये आश्चर्यजनक है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ये 27 लाख 34 लाख लोग वोट नहीं करेंगे तो इससे कोई बंगाल में डेमोक्रेसी के सामने कोई संकट नहीं आएगा। कहा एक वोटर भी अपने वोट देने से वंचित हो जाता है, वहां भी लोकतंत्र को चोट पहुंचती है, संविधान को चोट पहुंचती है, उस पर अटैक माना जाता है, चुनाव आयोग की भारी असफलता मानी जाती है। उस असफलता को चुनाव ये सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से उसको स्टेब्लिश कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा जो बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई उसमें सबसे दो लोगों ने ज्यादा प्रतिक्रिया, पॉलिटिकल लोगों ने बात नहीं किया, भाजपा ने किया होगा अलग बात है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने प्रतिक्रिया की कि ये लोकतंत्र का जीत है, 92%। उसके बाद सूर्यकांत ने कहा कि ये लोकतंत्र का जीत है। ये देखिए, गलबहियां देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और ज्ञानेश कुमार के बीच की गलबहियां देखिए कि वो एक तरह से वो मोदी के पूरे प्लान का कह लीजिए उस पे वो एक तरह से डांस कर रहे हैं। एक तरह से मोदी सरकार के पूरे योजना को, मोदी के पूरे प्लान को एक तरह से वो न केवल जस्टिफाई कर रहे हैं बल्कि उसकी बहुतेरे के कारणों से प्रशंसा कर रहे हैं। वो तमाम तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये 34 लाख लोगों ट्रिब्यूनल में इनको सुना जाना चाहिए। तो आज जब जो है
एक 27 लाख लोगों को छांट करके आज तो एक गलत सरकार आ गई ना। कल को दे के क्या करेंगे? आज तो एक सरकार आ गई, और वो सरकार आई है जिसमें कि हर इलाके में 20-25 हजार वोट काटे गए, और उसमें 169 सीटें ऐसी हैं जहां ये किया गया है। उन 69 सीटों में बंगाल में बीजेपी 125 के करीब पहुंच गई है। 41-40 से 125 के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 215 नहीं है। ये एक तरह से कह लीजिए कि 100 सीट है अधिकतम। 100 सीट अधिकतम बीजेपी के पास। तो ममता की सरकार बननी चाहिए, बहुत स्वाभाविक है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ममता को बेसिकली बंगाल को एकदम आंदोलन का सेंटर बना देना चाहिए, और विपक्ष को इस पे पूरे देश को आंदोलन का सेंटर बना देना चाहिए। और यूपी चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई, देखिए उसका असली नसब बीजेपी का यूपी। वो एक तरह से कह रही है कि मैंने पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूरा हिंदी बेल्ट और सारा सब अब कंट्रोल कर लिया, पूरा विस्तार कर लिया। और अगर यूपी में हार जाएंगे दोबारा, ये विधानसभा हार जाएंगे, तो उसको फिर से एक बड़ा झटका लग जाएगा। 29 का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर विपक्ष आज से ही लड़ना नहीं शुरू करेगा इस बार कि बिल्कुल। ये चुनाव रद्द किया जाए, ये चुनाव लूटा गया है, इस चुनाव को दोबारा कराया जाए, ज्ञानेश कुमार को चेंज किया जाए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बंद किया जाए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बदला जाए, चुनाव आयोग को आपराधिक मुकदमे से मुक्त किया गया उसको चेंज किया जाए, इसके लिए अलग से एक संसद बुलाई जाए, इसके लिए अलग से एक संसद में बहस हो 2 दिनों का, बंगाल चुनाव पे संसद में 2 दिनों का बहस हो, ये चैलेंज कर देना चाहिए। और अगर संसद में बहस नहीं होगी तो विपक्ष सड़क पे बहस करेगा, तब जनता के बीच में जाएगा। ये सवाल विपक्ष को खड़ा करना चाहिए इस समय। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि भारत में अब दिखावे वाला भी लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, हम्म, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके सामने भी अब चैलेंज आ जाएगा। ये बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि इस पे अभी और लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल की तो ममता से पहले ही प्रतिक्रिया आई है, लेकिन अभी और लोगों की इस चुनाव पे प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी आई है कि ये बेईमानी हुई है, हाँ। लूट हुआ है। लेकिन इस पे उनके आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान क्या है? मान लीजिए ममता जी की बात हुई है सबसे, तो आगे का प्लान क्या है? ममता ने अपना एक प्लान रख दिया। क्या इस पे इंडिया गठबंधन का एक मौका है इसी बहाने? क्या इंडिया गठबंधन एक तुरंत तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुला सकता है दिल्ली में या कलकत्ता में? ये इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुला सकता है, उसमें कोई सामूहिक निर्णय नहीं ले सकता है? हम्म। जिन लोगों से तमाम तरह से भिन्नता है उन सारे लोगों को एक जगह नहीं बुलाया जा सकता है? हमको लगता है कि ये कॉल कर देना चाहिए। कौन करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक विपक्षी पार्टियों का, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों का, नागरिक आंदोलन का, तमाम सामाजिक संगठनों का, तमाम इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स का एक देशव्यापी स्तर पे एक 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 ज्वाइंट मीटिंग देश के स्तर पे एक तत्काल कलकत्ता चलो का आह्वान करना चाहिए, और वहां एक सामूहिक निर्णय विपक्ष को इस पूरे मामले पे लेना चाहिए। और पूरा इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भी जो है सरेंडर का, चुनाव आयोग के सरेंडर का, केंद्रीय बलों के नाजायज इस्तेमाल का, केंद्रीय अधिकारियों के नाजायज इस्तेमाल का, इन सारी चीजों को एक बड़े पैमाने पर उनको एक बड़ा 1 महीने का प्लान, 1.5 महीने का प्लान उनको लेना चाहिए। अब ये लेंगे कि नहीं लेंगे क्या? देखिए एक मैं बता दूं नीलू जी, ये आजादी के समय का दौर आ गया है। ये 40 के दशक में बीजेपी हमको ले गई है, भारत को 40-45 के दशक में ली गई है, जब ब्रिटिश राज से मुक्ति का आंदोलन चल रहा था। ये वाला पॉइंट आपने, जब मैंने आपका पिछला एक इंटरव्यू किया था तो आपने इसमें ये भी बोला था, लेकिन मेरा जो अब एक दो सवाल खाली बस ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है वो यही है कि ममता बनर्जी का आज का जो ऐलान है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे हरवाया गया है। और अब जो उनकी रणनीति है, उन्होंने बस ये कहा कि रणनीति बहुत सारी बनाई है लेकिन उसको हम पब्लिकली साझा नहीं कर सकते। क्या ये अब बीजेपी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है? क्योंकि जितना लोग ममता बनर्जी को एज अ फाइटर जानते हैं और अब तो वो ऑपोजिशन के रोल में आ गई हैं, तो एक जैसे कहा जाता है कि लाइव शेर से जो ज्यादा खतरनाक है वो घायल शेर होता है, तो क्या आज वो ममता बनर्जी उस स्थिति में आकर खड़ी हो गई है जो मोदी जी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है? बीजेपी देखिए इसमें डरी हुई है। बीजेपी डरी हुई है, क्यों डरी हुई है? बंगाल में प्रवेश हुआ है, वो जनादेश के बल पे नहीं हुआ है, ज्ञानादेश के बल पे हुआ है। तो उसको उसको ये अगर अभी बाधा खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुमत उसके खिलाफ है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने बहुमत उनको गिफ्ट में दे दिया है। तो इसका मतलब है कि ममता ये बात को पहचान रही है कि अगर हम इसमें बगावत की स्थिति में जाएंगे, आंदोलन में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो ये गुस्सा हमारे साथ खड़ा होगा। क्योंकि ये चुनाव जो है बहुत भयंकर जो है, एक तरह से इस चुनाव को लूटा गया है। तो बीजेपी इस बात को जानती है।
बीजेपी को पता है कि वास्तव में हम 100 सीटों से आगे नहीं जा रहे। ये 215 जो सीट है, 207 सीट है या जो भी सीट है, अगर ये हासिल हुआ है तो इसमें मशीनरी का भयंकर इस्तेमाल है। तो अगर उनको ये डर तो लगेगा, ये डरा हुआ है बीजेपी कि अगर ममता वास्तव में सड़क पर उतर गई तो वो जो हम तो अल्पमत में है ऑलरेडी बंगाल में, अघोषित अघोषित तौर पे हम अल्पमत में। तो इसका मतलब है कि जनादेश तो ममता को है, तो वो जनादेश अगर सड़क पर उतर गया तो हमारा प्रवेश, हमारी एंट्री ही बहुत संकट में पड़ जाएगी। तो बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि ममता किस किस्म का आह्वान करती है। हाँ। क्या वो कुछ 150-200 लोगों को आह्वान करती है कि पूरे बंगाल में एक अभियान में उतर जाती, पूरे बंगाल की यात्रा पे निकल जाती, नहीं तो एक पूरे तरीके बंगाल में से आज ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ये एक हल्का हल्का संकेत नहीं मिल गया कि शपथ ग्रहण के पहले ही मोदी जी का खेल खराब करने के लिए अब रेडी हो रही है ममता बनर्जी? और ये डरी हुई है बीजेपी, ये बिल्कुल ये सच्चाई है। बीजेपी को और ज्ञानेश कुमार को और सुप्रीम कोर्ट को ठीक ठीक पता है कि ये चुनाव लूटा गया है मोदी जी के लिए। और इसलिए अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ममता बनर्जी, और उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं से बात किया है सारे अंतर विरोधों के बावजूद। अगर वो ये कॉल कर दें खाली 9 से पहले वहां बंगाल में पूरे विपक्ष को और तमाम इस तरह के लोगों को, और वहां कॉल में ले लें कि बंगाल बंद रहेगा 9 तारीख को, 9 तारीख को पूरा बंगाल बंद होगा, और या ये ले लें कि हम खुद शपथ ग्रहण लेंगे, ये अगर निर्णय ले लें, एक कहते हैं कि एक मॉक मॉक जो इस तरह की वो होती है, ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल होती है, जो एक उसी तरह की सिस्टम सारा बनता है जैसे संवैधानिक हिसाब से शपथ ग्रहण लेते हैं, उसी तरह एक मॉक मॉक तरीके से भी एक शपथ ग्रहण होता है, वो कर सकते हैं। ये भी एक नई बात होगी हिंदुस्तान के इतिहास में। तो बंगाल बंद और शपथ ग्रहण, ये पैरेलल अगर ममता इसमें ले लें तो बीजेपी बेसिकली उसकी शुरुआत ही ध्वस्त हो जाए, हम्म। उसका एंट्री ही ध्वस्त हो जाएगा। अभी उसके सामने देखिए चैलेंज क्या है नीरज जी। बंगाल में उसने चुनाव आयोग के जरिए प्रयोग गए हैं। अब उनको बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस कराना है, अगर वहां अस्थायी रूप से प्रवेश करना है। ये जनादेश के बल पर प्रवेश नहीं हुए, ये हुए हैं अपने जो है चुनाव आयोग के बल पर। अभी भी उसकी सत्ता आने के बावजूद वहां वो जनमत जनादेश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उसको, अभी वो चाह रहा था कि अगर ममता पीछे हट जाती, ममता शांत हो जाती, भयंकर निराशा में चली जाती, तो अब उसके बाद एक वो अगला प्लान उसका था कि पूरे वहां पे ममता की पार्टी को तोड़ना। 29 सांसद है, उसको तोड़ देना है, उसको ध्वस्त कर देना है। ममता के नीचे जो काडर है लोकल लेवल पे, उसको खत्म कर देना है। यानी कि 44% वोट लेकर के भी, 42% वोट लेकर के भी बंगाल की जो स्थिति है कि सत्ता अगर गई मान लीजिए, तो बंगाल की स्थिति ये हो सकती है कि वो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी से अचानक ध्वस्त हो जाएगी, जैसे सीपीएम हुई वहां, जैसे एक दौर में कांग्रेस हो गई। अगर आप ध्यान दीजिए, क्या सीपीएम ने उसके उस समय जब ये सब हो रहा था, तो उस समय उसने उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस के साथ जब ये हो रहा था उसको वो बड़ा मुद्दा नहीं बना, लेकिन ममता ने बना दिया है। ममता ने एक अलग तरह का बंगाल में पहल लिया है, जो सीपीएम नहीं ले पाई, जो कांग्रेस नहीं ले पाई, ममता ही ले रही है। क्योंकि ममता एक चीज देख रही है कि देखिए, एक चीज वो देख रही है कि जनमत हमारे पक्ष में, अगर ये आकलन उनका सही है तो बीजेपी ध्वस्त हो जाएगी, बीजेपी, और एक भयानक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, एक इमरजेंसी जैसी स्थिति बंगाल में हो जाएगी। और तब जो है आप देखिएगा जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और भारत में या तो एक संगठित आंदोलन खड़ा होगा, नहीं तो भारत एक बंगाल के माध्यम से एक बहुत ही अराजक स्थिति की तरफ बढ़ सकता है। ये बड़ा खतरा है। अगर बिल्कुल। ममता आह्वान करेंगी तो हो सकता है संगठित, अभी देखिए ना, कल से आज तक इतनी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसके बल पे कहा गया कि केंद्रीय बल इसीलिए भेजा गया है कि वहां, इसीलिए 7 तारीख तक रखा जाएगा, हम्म। कि 7 दिन और रखा जाएगा कि वहां कोई तनाव न हो। अब केंद्रीय बल का वहां काम बदल गया। चुनाव से पहले उसका काम था तृणमूल के लोगों को रोकना, चुनाव के बाद उसका काम हो गया तृणमूल के लोगों पे हमला करवाना। ये बदल गया पूरा। अगर आप अभी अभी इसको आप देखेंगे कि जो है, तो उसका एक जबरदस्त गुस्सा, कई कार्यालय जला दिए गए, कई कई ऑफिस जला दिए गए ममता के, जगह जगह उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी हो रही है। ये केंद्रीय बल के रहते हुए अब वहां राज्य की पुलिस नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है वो। ये पूरा बंगाल अभी भी केंद्रीय बलों के कंट्रोल में है, और वही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, बंगाल के लोगों को एक मैसेज बीजेपी ने तुरंत दे दिया, चुनाव के जस्ट बाद, वोटिंग के तुरंत बाद, ये गिनती के तुरंत बाद एक मैसेज दे दिया कि आने वाला बंगाल
जो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होगा उसके ऊपर भयानक दमन किया जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा। तो ये काम करेगा ममता जी के लिए। ममता ये आज और कल का जो पूरा विवरण है आगजनी का, हमला का, ये जितने आप देखेंगे, ये अगर ममता आंदोलन में उतर जाती है तो 2 दिन में ही जनता को बीजेपी ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि ये समय सही है। कमजोर बीजेपी है, कमजोर मोदी है, दिल्ली में भी 240 पे है, बंगाल में एक्सपोज हो गया है कि आप चुनाव के आयोग के और सुप्रीम कोर्ट के बल पे गए हैं। तो यही मौका है ममता के लिए कि वो एक भारतीय स्तर की, नेशन वाइड एक लीडर बनने की उनके पास एक स्पेस है। और राहुल गांधी को एक बड़ा दिल इस पे, कांग्रेस को इस पे एक बड़ा दिल अब देना चाहिए। एक ज्वाइंट मीटिंग जितनी जल्दी वो करना चाहिए और आने वाले समय के लिए एक बड़ा पहल की तरफ जाना चाहिए। बीजेपी का जो ये वोट लूटो अभियान है वो रथ रुक जाएगा अगर ये नहीं किया गया। तो एक तरह से हमने उनको एक तरह से फ्री कर दिया कि उत्तर प्रदेश भी इसी तरह जीत लो, पंजाब भी जाकर के इसी तरह जीत लो, उत्तराखंड भी जाके इसी तरह जीत लो, और बिल्कुल। 29 तक आते आते पूरा एक कह लीजिए कि चुनाव एक तरह से अप्रासंगिक बन जाए, चुनाव ही न हो, बिल्कुल। चुनाव ही कोई रोल ही न हो जाए चुनाव। वो बिल्कुल। एक एक पार्टी का शासन, एक पार्टी का सत्ता, एक पार्टी का सारा कंट्रोल ये देश के ऊपर थोप दिया जाए। अब बिल्कुल। वन नेशन वन वन इलेक्शन का भी जरूरत नहीं पड़ जाएगी अगर बंगाल के सवाल पे बहुत बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो वन नेशन वन वन चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ जाएगी। बिल्कुल। 29 तक चुनाव की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। 29 तक जाते जाते इस देश में एक अभी तक अघोषित इमरजेंसी हम देख रहे हैं, 29 तक जाते जाते घोषित इमरजेंसी की तरफ देश बढ़ सकता है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या करती हैं। आज 6 तारीख है और 6 तारीख और 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो उस बीच में ममता बनर्जी अब और क्या क्या करेंगी ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।